चला एकदम शांत बसा, लेक्चर लाईव्ह आहे, सो जस्ट कीप क्वाइट अँड कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स मी. Still we are moving through a chapter which is belongs to part 2. The name of the chapter is nothing but the AC series circuit. अरे एकदम शांत, बिलकुल बोलायचं नाहीये. मला थोडा लेट झाला, आज एक महत्वाचं काम होतं, पण लक्ष देऊन ऐका मी काय सांगतो. कुठं होतं इतक्या दिवस जतीन? का स्वर्गातून वापस आले काय? लक्ष द्या इकडे, मी काय सांगतो. लक्ष कोणीच बोलणार नाही, कारण तुम्ही काल सांगितलं होतं की सर त्या 10 जे डेफिनेशंस आहेत ते क्लियर करा. हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम एसी था. इधर ध्यान. हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. जो पहला पार्ट था उस पार्ट का नाम था एसी फंडामेंटल, और जो दूसरा पार्ट हमने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था उसका नाम था एसी सीरीज सर्किट. जब भी हम सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं हमें 3 सीरीज सर्किट दिखने चाहिए. नंबर 1 बताना पड़ेगा, गुड, आरएल, आरसी, आरएलसी. करंट इक्वेशन आरएल में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, करंट इक्वेशन आरसी में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. पर जब हम आरएलसी की बात करते हैं ना तो करंट इक्वेशन में लिखने में दिक्कत आती है. क्यों? कारण आरएलसी मध्ये करंट इक्वेशन डिटरमाइन करायचं असेल तर तुम्हाला 3 कंडिशन्स मधून गो थ्रू करावं लागेल. कंडिशन नंबर 1, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी. कंडिशन नंबर 2, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल. कंडिशन नंबर 3, बोथ आर सेम. एक काम करतो, हा सिरीज कॉम्बिनेशनचा सगळा फंडा मी थोडं साईडला ठेवतो, कारण मी त्या 10 डेफिनेशन्स कडे कमबॅक करत आहे, ज्या 10 डेफिनेशन्स मी तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर मधून बघायला सांगितल्या होत्या. सो तुमचं आजचा टार्गेट मी आत्ता सांगतो, फक्त त्या 10 डेफिनेशन बोर्डवर व्यवस्थित लक्ष द्या आणि समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. मे बी कोणी लेक्चर बघितलं असेल किंवा कोणी लेक्चर बघितलं नसेल, पण या 10 डेफिनेशन समजून सांगतो. ऍट दी एंड 4 डेफिनेशन अशा सांगेल ज्या एक्झाम मध्ये पडू शकतात. बाकी 6 डेफिनेशनला तुम्ही साईडला ठेवलं तरी चालेल, फक्त फॉर्म्युलीज पाठ करा. इज दॅट क्लिअर? आता विषय कशाचा आहे? जेव्हा मी या 10 डेफिनेशन बद्दल बोलतो ना, माझ्या डोळ्यासमोर जो सगळ्यात पहिला वर्ड येतो ना पूर्व, त्याला एसी फंडामेंटल असं म्हणतात. आपल्या कंट्रीमध्ये अप्लिकेशन वाईज पाहायला गेलं ना, करंटचे 2 टाइप पडतात. द फर्स्ट कॉल्ड एज एसी, सेकंड कॉल्ड एज डीसी. ना तुम्ही ऑब्झर्व करा, 12th स्टँडर्ड मध्ये डीसी वर चॅप्टर नाहीये, असणारच कस काय? डीसी डझंट हॅव अ फ्रिक्वेन्सी. डीसीला अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी नसते, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट नसते, वेवफॉर्म नसते, एम्प्लिट्यूड नसतो, आरएमएस व्हॅल्यू, ॲव्हरेज व्हॅल्यू काहीच नसतं. ज्याला वेवफॉर्म त्याचा सिलेबस एक्सटेंड झाला, ज्याला वेवफॉर्म नाहीये त्याच्या डेफिनेशन्स बनत नाही. या 10 डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या, रिवाइज करतो आणि स्टार्ट करतो. सगळ्यात पहिली डेफिनेशन आहे, एनी गेस? वेवफॉर्म और सायकल, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्वेन्सी, टाइम पिरियड, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, एम्प्लिट्यूड, आरएमएस व्हॅल्यू, ॲव्हरेज व्हॅल्यू, फॉर्म फॅक्टर, पीक फॅक्टर. 10 झालं ना? लक्ष सर्वांचं बोर्डवर. मी पहिल्या डेफिनेशन मध्ये एंट्री करत आहे, ज्या पहिल्या डेफिनेशनला मी वेवफॉर्म असं म्हणेल. इथून पुढे लक्ष द्याला, नाही समजलं परत एकदा विचारे, टेन्शन घेऊ नका. यू नो व्हॉट इज अनदर नेम ऑफ वेवफॉर्म? सायकल. एक गोष्ट क्लिअर सांगतो, या 10 डेफिनेशन बनल्या कस काय? या 10 डेफिनेशन फक्त बनल्या एका वेवफॉर्मवर. आणि तुम्हाला काही वेगळ्या शब्दात सांगायची गरज नाहीये. वेवफॉर्म फक्त कशाला असते? एसीला. एसी मध्ये जी वेवफॉर्म ट्रॅव्हल करते ते वेवफॉर्मचं नाव काय? सायनोसॉइडल. इतक्या दिवसापासून मी वेवफॉर्म 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 म्हणत आहे, पण तुम्ही एक जणांनी पण विचारलं नाही की वेवफॉर्म दिसते कुठे? इट्स अ व्हेरी बेसिक क्वेश्चन. मायकल फॅराडेने सांगितलं की जोपर्यंत जनरेटर फिरवणार नाहीत तोपर्यंत डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ तयार नाही होत. ईएमएफ तयार नाही म्हणजे वेवफॉर्म बनणार नाही. वेवफॉर्म बनते ना, पण कोणीच विचारलं नाही की वेवफॉर्म कुठे दिसते, की हवेत दिसते का? देन फैराडे को कैसे पता चला? ग्राफ पे दिखते, और ग्राफ पे दिखते नहीं, ग्राफ पे निकालनी पड़ती है. ग्राफ को छोड़ दो साइड में, इट्स वेरी आउटडेटेड मेथड. ऐसा कौन सा डिवाइस है मार्केट में जिस डिवाइस का यूज करके आप वेवफॉर्म को जांच सकते हो, देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो? उस डिवाइस का नाम याद रखना है, CRO. रिपीट, CRO का फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. एक व्हाइट कलर का बड़ा एक डिस्प्ले आता है जिसके अंदर इस वेवफॉर्म को देखा जा सकता है. CRO कौन यूज करता है? इन फ्यूचर में अगर आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच लेते हो तो आपको CRO के साथ वेवफॉर्म देखने को मिलेगी. तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं. जी पहिली डेफिनेशन स्टार्ट करत आहे त्याचं नाव काय रे? ही वेवफॉर्म फक्त एसी मध्ये ड्रॉ केली जाते. वेवफॉर्म ड्रॉ करत असताना एक वाय ऍक्सिस ड्रॉ केला जातो, एक एक्स ऍक्सिस ड्रॉ केला जातो. एक काम करतो की वेवफॉर्म ना मी थोडी मोठी ड्रॉ करतो का? कारण मला 10च्या 10 डेफिनेशन या वेवफॉर्मवर दाखवायच्या आहेत. चालेल ना? 5 मिनिटासाठी लक्ष बोर्डवर. वेवफॉर्म कधी पण कुठल्या ऍक्सिसवर ट्रॅव्हल करते का ते पण मी सांगू. आता गाईज आरामात सांगा, गडबड करू नका. एक्स एक्स पाठ झाल्याशिवाय सोडणार नाही, मी आता सांगतो. वेवफॉर्म कधी पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रॅव्हल करते. द अपर सेक्शन ऑफ द वेवफॉर्म इज टू बी पॉझिटिव्ह,
द लोअर सेक्शन ऑफ द वेवफॉर्म इज टू बी निगेटिव्ह. जर एखादी वेवफॉर्म वर ट्रॅव्हल करत असेल टेक अ प्लस, खाली ट्रॅव्हल करत असेल टेक अ वाय ॲक्सिस त्या क्वांटिटीला रिप्रेझेंट करतो, याला म्हणतात ओरिजिन. समजा गुट्टे सर करंटची वेवफॉर्म ड्रॉ करताय, कुणाची? करंटची म्हणा, व्होल्टेजची म्हणा. एक्स ॲक्सिसला आपण टाइम म्हणतात. टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन. वेवफॉर्म अशीच असते ना. इट इज द ग्रुप ऑफ पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल अँड निगेटिव्ह ऑफ सायकल. कधीच वेवफॉर्म अशी ड्रॉ नाही करायची. वेवफॉर्म कधीच स्पेरिकल नसते, सर्क्युलर नसते. वेवफॉर्ममध्ये असे एजेस असतात. डेफिनेशनकडे येतो मी. डेफिनेशन कसे सांगत आहे रे? वेवफॉर्म अनदर नेम. पहिला इंटरसेक्शन 0, सेकंड इंटरसेक्शन आणि थर्ड इंटरसेक्शन. वरच्याला काय म्हणता? प्लस. खालच्याला काय म्हणता? डेफिनेशन तयार झाली. पाठ नका करू. इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल अलॉंग द एक्स ॲक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड ॲज वेवफॉर्म. रिपीट, लक्ष द्या. इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल अलॉंग एक्स ॲक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू कॉल्ड ॲज वेव की वेवफॉर्म. डबल सांगायची गरज आहे? आरामात सांगा. पूर्ण वेवफॉर्म तैयार होने किती एंगल कवर करावा लगता? 2 पाई. अगर देखा जाए तो एक वेवफॉर्म के लिए 2 पाई का एंगल कवर करना पड़ता है. उसमें पॉजिटिव साइकिल के लिए 0-2 और निगेटिव साइकिल के लिए π2. डबल के सांगायची गरज आहे? याला मी काढतो. मी उतरत आहे पोरं दुसऱ्या डेफिनेशनमध्ये. जी दुसरी डेफिनेशन आहे त्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असं म्हणतात. जरा त्या आवाजाकडे कमी लक्ष द्या आणि बोर्डवर जास्त लक्ष द्या प्लीज. ठीक आहे? असं समजा की तो आवाज तुमच्या कानावर पडतच नाही आहे. जर कॉन्सन्ट्रेशन बोर्डवर देत असाल तर. मी कुठल्या डिस्प्लेसमेंटबद्दल बोलत आहे? तुम्ही म्हणाल की मग सर कायनॅमेटिक्समध्ये पण डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकारचे असतात, लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर. तुम्ही मला सर अँग्युलरच का घेतला? त्याच्यामागे एक रिझन आहे. इलेक्ट्रिसिटी कोणती मशीन बनवते? जनरेटर. विचार करून आन्सर देणं चांगली गोष्ट आहे, पण विचार एवढा पण वेळ न करणे की आन्सरच नाही देणं. इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है? मोटर या जनरेटर? जनरेटर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अगरबत्ती लगाना है, घुमाना है, तो घुमाना पड़ेगा ना, तो घुमाना पड़ेगा. दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ लिनियर मोशन है. अँग्युलर. अरे मग जनरेटर कोणती डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करतं? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं वेवफॉर्म सोबत कनेक्शन आहे का? यस, प्रत्येक डेफिनेशनचं वेवफॉर्म सोबत कनेक्शन आहे. तुम्ही जर मला विचारलं की सर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कुठे शो करायची? ओमेगा टीच्या इकडे. असं तुमच्या रेफरेंस बुक मध्ये फक्त टी दिला. इट शुड बी ओके, एडजस्टेबल है. ओमेगा लगाओगे तो और अच्छी बात है. तो ओमेगा टी कभी भी साथ में लिया जाता है, बाकी इसका वेवफॉर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मेरे कुछ काम की नहीं, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक ऐसा फॉर्मूला छुपा है जो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है. वेट एंड वॉच. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय. सगळ्यात पहिले ते गोष्ट क्लियर करतो की अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला डब्ल्यू ने शो करता की ओमेगा ने? It is defined as, the angular displacement is defined as the rate of change of angle. विसरले वाटतं कायनेमॅटिक्सचा पोर्शन. डिस्प्लेसमेंट किती प्रकारचं असतं? डिस्प्लेसमेंटचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर काय मिळते? व्हेलॉसिटीनं. मग थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या ना. अगर आप थीटा का डेरिवेटिव लेते हो तो ओमेगा मिलता है, हाँ या ना? अगर आपको याद नहीं रह रहा छोड़ दो, वैसे भी मेरे कुछ काम का नहीं. इसका ओरिजिनल फार्मूला है इन केस ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ है 2 पाई एफ. इट्स 2 पाई एफ ओमेगा. थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन, आराम से, रेडियन, एंड टाइम इज मेजर्ड इन, अलग से बताना पड़ेगा, इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर. या चॅप्टरचा सगळ्यात हायलाइटेड फॉर्म्युला. तुम्हाला एक गोष्ट आता नाही कळणार, वेट अँड वॉच न्यूमेरिकल्स मध्ये लवकरच कळून जाईल. एक्सेलचा फॉर्म्युला ओमेगा येईल, एक्सीचा विदाउट ओमेगा तुम्ही कुठेच फिरू नाही शकत. एसी फंडामेंटल मधला सगळ्यात बेसिक आणि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होणारा फॉर्म्युला हा आहे. ओमेगाचा फॉर्म्युला एफ की 2 पाई एफ, एफ की 2 पाई एफ. 2 पायच का घेतला? समजा तुमच्यापैकी कोणी विचारलं, विचारणार तर नाही कोणी, पण जर विचारलं तर मी त्याचं पण आन्सर देतो, लक्ष देऊ नका. एक पूरी साइकिल ट्रैवल करने के लिए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता है? 2 पाई. सो इट इज नथिंग बट 2 into पाई into एफ. इज दैट क्लियर? ओमेगा इज मेजर्ड इन रेडियन पर. आता मी काय सांगतो जरा लक्ष देऊन ऐका. आपल्या इंडियाची स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी किती आहे पोरो? अरे इंडियाची फ्रिक्वेन्सी 50 असेल तर ओमेगा पण फिक्स असेल ना. ओमेगाची एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू पाठ करा, कॅल्क्युलेशन मध्ये वेळ वाचेल तुमचा. ओमेगाची व्हॅल्यू असते 2 पाई एफ. इट इज 2 into पाई. फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50. अगर आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर शुड बी 314.15. ओमेगा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड.
मी काही ट्रिक्स सांगता, लक्ष देऊ नका, वेळ वाचेल तुमचा. मोस्ट ऑफ द न्यूमरिकलमध्ये फ्रिक्वेन्सी दिलेली नसते. दिलेली नसेल, बिंदास डोळे बंद करून 50 घ्यायची का? बेखुमानो, इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? मेरा घर हो, आपका घर हो या क्लास हो, सारे घरों में 50-50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है. तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो ओमेगा 314.15 ये फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं. तो आप हर बार कौन कैलकुलेशन करते बेटेगा? सरळ 314 व्हॅल्यू टाकायची, विषय क्लोज करायचा. 0.15 घेऊ वाटलं घ्या, नाही तर घेऊ नका, मला काही प्रॉब्लेम नाही. इज दॅट क्लिअर? छोड दो. सर मूव्ह करत आहेत तिसऱ्या डेफिनेशन कडे, मी नंतर विचारणार आहे बरं, तयारीत राहा. तिसरी डेफिनेशन आहे पोरो फ्रिक्वेन्सी. आय रिपीट, फ्रिक्वेन्सी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ ना. फ्रिक्वेन्सी प्रत्येक गोष्टीमध्ये असते. माझ्या आवाजात पण एक फ्रिक्वेन्सी लपलेली आहे. उदाहरणार्थ, जर समजा फॉर एक्झाम्पल मी खूप फास्ट बोलायचा प्रयत्न करते, जसं फ्रिक्वेन्सी डेफिनेशन काय, इट इज डिफाइंड ॲज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. दुसरी पद्धत, इट इज डिफाइंड ॲज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. पहिल्या सेंटेन्स आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये खूप फरक आहे, तुम्ही ऑब्झर्व करा. पहिल्या सेंटेन्समध्ये मी खूप फास्ट बोलायचा प्रयत्न केला म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, दुसऱ्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी अजून माझ्या आवाजात पण आहे. जर मी खूप मोठ्याने बोलत असेल दॅट मीन्स फ्रिक्वेन्सी राइज हो रही है. जर मैं खूब स्लो बोलत असेल फ्रीक्वेंसी फॉल हो रही है. फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड मतलब क्या है पहले सुनो. ये फैन में भी फ्रीक्वेंसी छुपी है. जी वस्तु एका सेकंदात मैक्सिमम टाइम रोटेट होते त्याला फ्रीक्वेंसी असं म्हणतात. येस और नो? तो इसका डेफिनेशन के साथ क्या कनेक्शन है? जितने साइकिल्स बनेंगे कितने सेकंड में? इट्स व्हेरी बेसिक. एका सेकंदामध्ये जेवढ्या जास्त सायकल बनतील तेवढा माझा फायदा आहे. So definition should be the number of cycles to be completed in how many second? 1 second. गुड आंसर. जर तुम्ही मला विचारले की याला कशाने शो केलं जातं, फ्रीक्वेंसी को बच्चों कभी भी रिप्रेझेंट किया जाता है कॅपिटल एफ या स्मॉल एफ. मग तुम्ही म्हणाल याचं काय फॉर्म्युला आहे का? यस. फ्रिक्वेन्सीचं कोणासोबत जमत नाही. गुड आन्सर. टाइम पिरियड इट्स 1/t. इट्स व्हेरी स्टँडर्ड रिलेशन. हे रिलेशन प्रूफ पण करून दाखवतो, वेट अँड वॉच. आप पहले ही बताओ फ्रीक्वेंसी का किसके साथ नहीं जमता? टाइम पीरियड के साथ. टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसकी और एक डेफिनेशन बोर्ड पे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज टाइम है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. तो टाइम ऊपर चला गया, यूनिट इज सेकंड का इनवर्स ना. इसका सेकंड इनवर्स भूल जाओ, इसका यूनिट है हर्ट्ज. कभी नाम सुना होगा ना. अगर आपने मुझसे पूछा कि सर इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज का और एक यूनिट आर है आरपीएस. हाउ टू रीड आरपीएस? तो एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, कौन बताएगा? परफेक्ट आन्सर. लक्ष देऊ नये का? हे भरपूर जणांना माहित नाही. तुम्ही तर सोडा रे, ज्या पोरांचं डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल मध्ये होतं त्या पण पोरांना अजून कळत नाही की 50 हर्ट्ज म्हणजे नेमकं काय. मी सांगतो. आपल्या इंडियामध्ये पहिलं जनरेटर इन्स्टॉल आहे त्यावेळेस करण्यात आलं होतं ज्यावेळेस इंडियन फ्रीडम भेटलेलं नव्हतं. इंग्लंडचं राज्य होतं माहिती है ना. हे जे अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो, अंग्रेजों ने पहला जनरेटर इंडिया में इंस्टॉल किया और उस जनरेटर को ऐसे स्पीड में घुमाया कि वो जनरेटर 1 सेकंड में 50 बार घूमता था. इसका मतलब वो 1 सेकंड में अगर 50 बार घूम रहा है तो एक बार घूम रहा है 1 साइकिल बन रही है, 2 बार घूम रहा है 2 साइकिल, तो 50 बार घूमेगा तो 50 साइकिल बनेगी ना. तब से अब तक कभी फ्रीक्वेंसी बदली? तो हाउ विल यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन. इसका मतलब एक जनरेटर 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है. इमेजिन करके देखना, पलक झपक रहे हो तब तक 50 रिवोल्यूशंस हो गए. कुछ समझा? स्पीड बहुत, अरे बहुत ही ज्यादा है. अगर आपका कभी थर्मल पावर स्टेशन में जाना हुआ, जैसे आपके भुसावल में पता नहीं दीपनगर में, कभी जनरेटर के सामने साइड में खड़े रह के देखना और व्हायब्रेशंस देखना कैसे. ते जनरेटरचे व्हायब्रेशन एवढे खतरनाक असतात. शुगर वाले, बीपी वाले, ज्याला 1-2दा हार्ट अटॅक आलाय, समजा त्याचा जर गेम तमाम करायचा असेल त्याला जनरेटरची भेट घालून द्या. वाइब्रेशंस इतने तगड़े होते कि वो वाइब्रेशन नॉर्म अगर हम है तो सस्टेन कर पाते हैं, जिसको ऑलरेडी 1-2 बार झटका आ चुका है वो सस्टेन नहीं कर पाता. वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं. रीजन फ्रीक्वेंसी कितनी है. नेक्स्ट टाइम जर मी विचारलं इंडियाची स्टँडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 म्हणजे याचं मिनिंग की इंडियामध्ये जेवढे काही जनरेटर यूज केले जातात प्रत्येक जनरेटर एका सेकंदाला किती रिव्होल्यूशन्स कंप्लीट करतो. याचा फॉर्म्युला टी का 1/t. अजून एक फॉर्म्युला आहे, लक्ष बोर्डवर. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ओमेगा?
राईट साइड गोज टू लेफ्ट साइड गोज टू राईट साइड. मला एफचा फॉर्म्युला पाहिजे. एफ कॅन बी रिटन ॲज ओमेगा अपॉन 2 हा भेटला गुट्टे सरांना दुसरा फॉर्म्युला. पाठ करू नका, 5 सेकंद लागतात इथून इथे यायला. याचा ओरिजिनल फॉर्म्युला बोर्डवर. एम आय राईट. आता मी तुम्हाला सांगतो की फ्रिक्वेन्सीला वेव्ह फॉर्मवर कुठे दाखवतात. मी मोठ्याने बोलत आहे म्हणजे माझ्या आवाजाचा एम्प्लिट्यूड वाढ, छोट्याने बोलत आवाजाचा एम्प्लिट्यूड. तो क्या लगता है फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म की, सोच के आंसर देना. फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म की लेंथ है या हाइट है, दैट्स द आंसर. तो इसको निकालना कैसे मैं बता. देख भाई, अपर एम्पलीट्यूड को साइड में लेना है ऐसे, लोअर एम्पलीट्यूड को साइड में लेना है. दोनों के बीच में जो भी एक वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है उस वर्टिकल डिस्टेंस को फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. से यस और नो, हा या ना. मग तुम्ही म्हणाल की गुट्टे सर तुम्ही आत्ताच आम्हाला सांगितलं की फ्रिक्वेन्सी इन टाइम पिरियड डायरेक्टली की इनव्हर्सली. तुम्ही म्हटले प्रूफ करून दाखवा, वेट अँड वॉच. फक्त मला टाइम पिरियड शिकून द्या, मी वापस वेव्हफॉर्म कडे येणार आहे. तुम्ही ऑब्झर्व करताय ना, मी तुम्हाला प्रत्येक डेफिनेशन कशावर ड्रॉ करून दाखवत आहे, वेव्हफॉर्मवर. म्हणजे सगळ्या डेफिनेशन वेव्हफॉर्मला बनल्यात. येस और नो. तो बताओ फ्रीक्वेंसी के 2 डेफिनेशन. नंबर 1 विसरले इतकं लवकर, द नंबर ऑफ सायकल्स टू बी कंप्लीटेड इन. और एक डेफिनेशन बोर्ड पे. मग पुढची डेफिनेशन आहे आपली टाइम की टाइम पिरियड. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. जर फ्रिक्वेन्सीला 1/t लिहू शकता तर टीला 1/f लिहिताच आलं पाहिजे. आय थिंक हे 4th डेफिनेशन आहे ना. 4th डेफिनेशन आहे टाइम पिरियड. वेट गडबड नाही करायची. टाइम पिरियडला टी ने शो करतं. फरक आहे बरं. जर मी फक्त टाइमचा उल्लेख केला, गो फॉर स्मॉल टी, याद है ओमेगा टी, वो छोटा टी था ना. और अगर मैंने टाइम के आगे पीरियड लगाया तो समझ लेना गो फॉर कैपिटल टी. ये दोनों में कंफ्यूज मत होना. इफ आई से ओनली टाइम जस्ट गो फॉर द स्मॉल टी जो मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाई थी. इफ आई गो फॉर द कैपिटल टी देन इट्स टाइम या टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई सोचेगा. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, ये डेफिनेशन लिखना मत सिर्फ पेपर में. वर्स्ट कंडीशन में अगर आपको ओरिजिनल डेफिनेशन याद नहीं है तो आप ये लिख सकते हो. टाइम पिरियडचे ओरिजिनल डेफिनेशन काय, लक्ष देऊन ऐका. सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ डिफरंट 2 वेवफॉर्म. थोड़ा ध्यान देना. क्या ऑब्जर्व किया, वेवफॉर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सेम है ना. किसको टाइम ज्यादा लगा, दूसरे को किसको कम लगा, तो इसको डिफाइन करो. जितना टाइम लगता है एक वेवफॉर्म बनने के लिए कॉल्ड एज टाइम या टाइम पीरियड. डेफिनेशन को जोड़ो. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ 1 फुल साइकिल. यस और नो. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ 1 फुल साइकिल कॉल्ड एज टाइम या टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. जैसे कि अगर आपने मुझसे बोला कि सर टाइम पीरियड को किससे शो किया जाता है, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल. फॉर्म्युला 2 मिनिटात तयार करू आपण. एफचा फॉर्म्युला 1/t असू शकतो, तर टीचा फॉर्म्युला एफ क्यू 1/f. अजून एक फॉर्म्युला आहे, टाइम कोणताही असो, टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन. आवाज बोर्ड लक्ष दे इकडे. टाइम पिरियड इज ऑलवेज मेजर्ड इन. और मध्ये अजून एक फॉर्म्युला आहे, ओमेगाचा फॉर्म्युला एफ की 2πf. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π. एफचा फॉर्म्युला टी का 1/t. मुझे टी चाहिए, टी गया ऊपर और ओमेगा गया नीचे. ये दूसरा वाला फॉर्मूला याद मत रखना, आप इसको 5 सेकंड के अंदर बना सकते हो. तो भाई एक फॉर्मूला याद रखो, ऑटोमेटिकली दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t. तुमची 12th निघून जाईल, पण छोटे छोटे फॉर्म्युले तुम्ही पाठ करता नाही की मला टेन्शन येतं. तुम्ही ऑब्झर्व केलं ना, सगळ्यात जास्त फॉर्म्युला या चॅप्टर मध्ये पाठ होता येत ना. व्हॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा. 2π क्यों लिया जाता है, एक साइकिल 2π डिस्टेंस लेते हैं. एम आई राइट. व्हाट इज यूनिट ऑफ ओमेगा, रेडियन पर. फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज. टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड. सब कुछ सही जा रहा है, पर अभी तक मैंने आपको टाइम पीरियड वेवफॉर्म में कहां होता है नहीं बताया. सुनना है. जो डिस्टेंस वर्टिकली काउंट होता है, वर्टिकली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली काउंट होता है कॉल्ड एज टाइम पीरियड. जैसे कि अगर मुझे यहां पे टाइम पीरियड दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा. एक लाइन ड्रॉ होगी ओरिजिन से और एक लाइन ड्रॉ होगी यहां से. यहां से क्यों रे, क्योंकि वेवफॉर्म वहां पे खत्म हो रहा है. दोनों के बीच में जो भी एक डिस्टेंस होता है ना, लाइक दैट, दोघांच्या मध्ये जो आडवा डिस्टेंस असतो त्याला टाइम पीरियड असं म्हणतात. एम आई राइट. अब बताता हूं कि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली क्यों है. रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बताऊंगा. मेरे हाथ में एक रबर का बैंड है, ध्यान से देखना. रबर के बैंड की विड्थ इतनी है, दिख रही है क्या, और लेंथ इतनी है. ये फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड. मैं रबर के बैंड को खींच रहा हूं, क्या बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है आराम से. ये फ्रीक्वेंसी है ना, और ये क्या है,
टाइम पीरियड। आप इसको खींच रहे हो, क्या बढ़ा? तो भाई नेचर का रूल है, अगर आप किसी चीज को खींचोगे तो विड्थ तो कम होगी ना, ये बढ़ेगा तो ये कॉम्प्रेस करो, ये कम हो गया तो ये, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां से हो गया फिर? बोलो आया ना? तो बताओ एफ का फॉर्म्युला टी या 1/t, टी का फॉर्म्युला एफ या 1/f। आता इथून पुढच्या प्रत्येक डेफिनेशन कडे अजून जरा जास्त लक्ष द्याल। डेफिनेशन नंबर 5 कॉल्ड एज एन इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू। जरा वर्ड अवघड है, पण एवढा पण काही अवघड नहीं है। उस दिन शायद किसी ने तो मुझसे पूछा था, शायद वेदांत ने पूछा था कि छोटा वी और बड़े वी में डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा फंडा क्लियर करता हूं। इंस्टैंटेनियस वैल्यू को कभी भी छोटे वी से नहीं तो छोटे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आराम से पहले तो ये जान लेते कि इंस्टंटेनियस का मतलब क्या होता है। आराम से मेरे तरफ देखना है सभी को। अपन दिवसामध्ये एक 4-5 वेळेस तर टाइम बघत असेल ना? हम टाइम कभी भी देखते हैं ना, या हम ऐसे देखते हैं कि आप 5 बजे आप मुझे टाइम देखना है, समझ रहे हो ना? तो ये जो टाइम आप कभी भी देखते हो ना, वो होती है इंस्टंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू शुड बी मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट। आई रिपीट, द वैल्यू शुड बी मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट, कॉल्ड एज विच वैल्यू? और ये तो हो गया रेगुलर। अब थोड़ा वेवफॉर्म के ऊपर आते हैं कि इंस्टंटेनियस वैल्यू कहां पे होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आंख बंद कर दी, की नहीं बता रहा हूं सिर्फ, और मैं कहीं पे भी एक पॉइंट रख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक पॉइंट रखा, कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस वैल्यू। यहां पे पॉइंट रखा, इंस्टंटेनियस 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 इंस्टंटेनियस। जी व्हॅल्यू एखाद्या सायकलवर कुठे पण मेजर केली जाऊ शकते, त्याला कोणती व्हॅल्यू म्हणतात? फक्त तो पॉइंट कुठे पाहिजे, एक्सेट फ्रॉम साइकिल की साइकिलच्या वर छोड़ दो। वेवफॉर्म मेरे कुछ काम की नहीं है। सब इसको आईएम पे देने का रीजन डेफिनेशन नहीं है, इसको आईएम पे देने का रीजन है इक्वेशन। तो बोर्ड पे ध्यान देना है, वोल्टेज और करंट के 2 इक्वेशन है गाइस। अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा, कुछ याद आ रहा है? Vm साइन ओमेगा टी। पर अगर मैं करंट की बात करूंगा, देन इट इज Im साइन ओमेगा टी। हे झालेलं आहे, तुम्हाला परत एकदा सांगतो। सांगा बरं इक्वेशन कोणाचे आहेत? सायकलचे आहेत ना? अरे हा या ना, त्या वेवफॉर्मचं नाव काय होतं? सायनोसॉइड। समजा फॅरेडेने, आता खरंच ही सायकल फॅरेडेने तयार केली का मला माहित नाही। तुम्ही कधी प्रॅक्टिकल लिहिले असतील ना नोटबुकवर? पहिलं तुम्ही फॉर्म्युला लिहिता, कॅल्क्युलेशन पुट करता, ऑब्झर्वेशन टेबल बनवता, मग ग्राफ ड्रॉ करता ना? का पहिले ग्राफ ड्रॉ करता? नाही ना। सो ऐका, पहिले इक्वेशन्स बनले, यांच्यात व्हॅल्यू पुट झाल्या, ऑब्जर्वेशन टेबल बनला, मग काय बनली? साइकिल। अगर किसी ने मुझसे पूछा ये इक्वेशन एग्जैक्टली है किसके सर, और आप जो आंसर दे रहे थे ना वोल्टेज और करंट के, ये वैलिड नहीं है। वोल्टेज और करंट के तो मुझे भी दिख रहा है ना, ये किसका है? वोल्टेज का। और पर एक्चुअली इक्वेशन किसके है? साइन ही क्यों लिया? ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म, इसलिए साइन लिया। हाँ या ना? ये तो बता ना मैथ में साइन कॉस टैन ये वेवफॉर्म के नाम है, तो ये कौन सी वेवफॉर्म है? साइन। तो ये इक्वेशन याद रखो, जैसे आप गाना याद रखते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला? Vm साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। ये Vm Im क्या होता है? वेट एंड वॉच। इक्वेशन याद हो गए क्या? हाँ या ना? मैं आगे जा रहा हूं। डेफिनेशन नंबर 6 एम्पलीट्यूड। थोड़ा इंग्लिश आता होगा तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? परफेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूडला इंग्लिश मध्ये मोठी व्हॅल्यू असं म्हणतात। सो कॉल्ड एज विच व्हॅल्यू? आमचा तर फिजिक्स वीकच आहे म्हणा, इंग्लिश पर्यंत दूर दूर पर्यंत संबंध नहीं। इंग्लिश उतनी आती जितनी चैटिंग में चाहिए, है ना? ये क्या है? दूसरा नाम मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू बोला जाता है। हम बोलते हैं ना किसी किसी बंदे को गुस्सा पीक पॉइंट पे था, बंदे ने झापड़ लगाई। पीक का मतलब मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे आता है। इधर उधर मत घूमो, मैं साइकिल की तरफ वापस आ रहा हूं। आराम से बताना इस पूरे साइकिल में कितने पीक पॉइंट है? एवढं तर सांगा जरा आता बघून। हाउ मेनी पीक पॉइंट्स आर देयर? y2 वन इज ऑन पॉझिटिव्ह साइड, अनदर इज ऑन, अरे बरोबर, मग तेच तर सांगतो ना। जो वर्टिकल डिस्टन्स मेजर केला जातो पॉझिटिव्ह साइडला आणि निगेटिव्ह साइडला। बाय द वे दोघांची लेंथ डिफरंट असते का सेम असते? असे कधी वेवफॉर्म बघितले का आजपर्यंत? जर बघितले असेल, अशी कधी वेवफॉर्म पाहिली का? चुकून पण ड्रॉ करू नका। एक्झामिनरला जर तुमचा पेपर सापडला रे, तो पुरं फाडून ना डस्टबिन मध्ये फेकून दिल तो। अशी वेवफॉर्म कधीच नसते। दोघांची हाईट डिफरंट असते का सेम? याला म्हणतात एम्पलीट्यूड। हेच असतो पोरं एम्पलीट्यूड।
द मैक्सिमम वैल्यू मेजर्ड ऑन अ सायकल कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड. एकतर एम्प्लिट्यूडला तुम्ही VM ने शो करा किंवा IM ने शो करा. वेट अँड वॉच, कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ बोर्ड. चला एवढं तर कळालं की एम्प्लिट्यूड म्हणजे काय. डेफिनेशन कोण सांगेल रे. कोणची व्हॅल्यू. द मॅक्सिमम व्हॅल्यू शुड बी मेजर्ड ऑन अ कंप्लीट सायकल विथ रिस्पेक्ट टू. रिपीट. The maximum value should be measured on a complete cycle with respect to called as amplitude is denoted by. एक तो इसको VM से दिखाओ नहीं तो IM. आता सांगतो NCERT च्या बुक मध्ये याला V0 आणि I0 म्हटलेलं आहे. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. अगर मैं VM की बात कर रहा हूं मतलब मैक्सिमम वोल्टेज. अगर मैं IM की बात कर रहा हूं देन इट इज मैक्सिमम करंट. अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं गो फॉर द यूनिट वोल्ट. पर अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं गो फॉर द यूनिट एम्पियर. आता मला सांगा एका सायकल मध्ये किती एम्प्लिट्यूड असतात. दोन. वन शुड बी अनदर शुड बी. बोथ हैज डिफरंट वैल्यू और सेम वैल्यू. गुड आंसर, सेम वैल्यू. नाउ सर इज एंटरिंग टू द डेफिनेशन नंबर 7. थांबा, गडबड नका करू. ती बॉटल लावून द्या, ठेवून द्या तिकडे. माझ्यासमोर बिलकुल पाणी नाही प्यायचं, चुपचाप बोर्डवर लक्ष द्यायचं. हा, मी जेव्हा थांबतो ना तेव्हा तुम्ही पाणी प्या, ज्यूस प्या, काय प्यायचं ते प्या, मला प्रॉब्लेम नाही. इकडे लक्ष द्या प्लीज, डिस्टर्ब नका करू. डेफिनेशन नंबर 7, डेफिनेशन नंबर 8. ते कसं होतं माहित आहे का. 11वीला मुलं येतात कॅबिनला, पेरेंटला घेऊन येतात. क्या करना है तुझे भाई. सर मुझे JEE करना है. कल ही आया था एक बच्चा, पूछ एग्जाम्पल बता, नाम नहीं बताऊंगा. क्या करना है उसको. मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं है. फिर उससे पूछा JEE में कौन सी फील्ड चूज करनी है. बोले इंजीनियर बनना है. कौन से इंजीनियर बनना है, 2-3 ब्रांच बता दे. मैंने बोला चल सही है. मैंने बोला JEE कितने मार्क्स की होती है, अभी चेक करना पड़ेगा. उसका रिप्लाई था बोले JEE फुल फॉर्म सांग बेटा. तुम्हाला विचारत नाही रे, सांग. त्याला विचारलं, त्याला JEE फुल फॉर्म माहित नाही. परवा एक स्टुडंट क्लासमध्ये बसला होता, तेव्हा काय प्रिपेअर करतोय म्हणलं. म्हणे नीट. असं क्रॉस व्हेरिफाय करणं कुणाला चुकीचं आहे बहुतेक. त्यावेळेस मला पण माहित नसतं, त्यावेळेस आम्हाला JEE नव्हतीच. त्याला मला नीटचं फुल फॉर्म सांग. नीटचं फुल फॉर्म माहित नाही. पोरं 11वीला त्यांचा टॉर्क एवढा भारी असतो ना. हम 11th में जा रहे हैं, साइंस है, 10-15 बैग में बैग भरी पड़ी है, इधर पानी की बोतल नहीं, बैग भी नहीं, माँ बाप ने खरीद के दिया, बच्चा क्लास को जा रहा है. स्टार्टिंग टॉर्क फुल जोश में. पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया. सुनो, पहला दिन दूसरा दिन, 1 महीना हो गया, चैप्टर आगे जा रहे हैं. बैग में से एक नोटबुक कम हो रही है. और जो मेन चैप्टर आ रहे हैं ना 2-3 महीने के बाद, कितने महीने के बाद जो मेन चैप्टर आने वाला होता है, जो नीट और JEE में पूछा जाता है, उस टाइम बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन 0, टॉर्क ही खत्म हो गया. एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, आपने अभी तक 6 डेफिनेशन पढ़े ना. वो 6 डेफिनेशन अगर आप रट्टा मारे और इस डेफिनेशन को टॉर्क बंद करो, फायदा. ये 2 डेफिनेशन याद रखना. वो 6 डेफिनेशन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, गारंटी मेरी. समझ गए क्या. फिर पूरा बाहुबली मूवी देख ले, यही पता नहीं कट्टप्पा ने क्यों मारा, क्या फायदा फिर. तो भाई तूने पहला पार्ट देखा है तो तुझे दूसरा पार्ट भी देखना ही पड़ेगा. तो 7th और 8th डेफिनेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से बिलोंग करते हैं. जी 7वी व्हॅल्यू आहे पोरो, त्याला RMS व्हॅल्यू असं म्हणतात. RMS चं पहिलं फुल फॉर्म ऐकून घ्या. रूट मीन स्क्वेअर. या व्हॅल्यूचा फिजिक्सचा दूर पर्यंत संबंध नाही. पहिली गोष्ट ही आहे, RMS म्हणजे एक मॅथमॅटिकल व्हॅल्यू असते. कोणती व्हॅल्यू. उदाहरणार्थ एक एव्हरेज व्हॅल्यू, मीन व्हॅल्यू, पीक व्हॅल्यू. वैसे ही कौन सी RMS. तो एक काम करते हैं, RMS तो 100% पूछा जाएगा. अब इसकी डेफिनेशन याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि डेफिनेशन बड़ी है, तो थोड़ा दिमाग लगाता है. डेफिनेशन की एक ट्रिक बता देता हूं, याद करना है. फिर आप बोलोगे गुट्टा सर इसको वेव फॉर्म पे दिखाया जाता है 100%. कैसे दिखाना है, बुक में आपके किसी भी नहीं है, घर पे जाके देख लेना. मैं बताऊंगा कि इसको वेव फॉर्म में दिखाया क्या जाता है. पहले 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान देना है. इमेजिन करो कि सर के पास एक एलिमेंट है, रजिस्टर दिख रहा है ना. इस रजिस्टर को सर ने AC सप्लाई लगाया. 3 पॅसिव्ह एलिमेंटचे नाव सांगा लवकर. RLC. असा कुठला एलिमेंट आहे ज्याचं कधी भांडण नव्हतंच. गुड आन्सर. या रजिस्टरला सरांनी कोणता सप्लाय लावला रे पोरो. काय लावला. रजिस्टर क्या प्रोड्यूस करता है. गुड आंसर. इसने हीट बनाई, मतलब ये गर्म हो रहा है. ठीक है भाई. मैंने इमेजिन किया कि इसने हीट कितनी बनाई. अब मुझे नहीं पता, इमेजिन करो कि इसने हीट X कैलोरीज बनाई. अभी X कितना है मुझे नहीं पता, 100 200 400 आपको जो है वो. मैं थोड़ा रुका, उसी रजिस्टर को थोड़ा साइड में लिया, सेम वैल्यू. और सर ने थोड़ा दिमाग लगा कि AC के जगह पे क्या लगाया. टेल मी द परफेक्ट आंसर. आपको पता है ना, बहुत दिनों से एक चीज बताते आ रहा हूं. रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आज तक कभी पता ही नहीं चला कि उसमें से जाने वाला करंट
है या? तो क्या कोई मुझे बताएगा इन बोथ केसेस हीट डिफरेंट होगी या सेम होगी? दैट्स द आंसर। इस टाइम जो वैल्यू मेजर की जाती है ना उसे आरएमएस वैल्यू बोला जाता है। अब देखो इसको डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। परत एकदा सांगतो, घरचं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही। समजा आता थंडी सुरू होईल, वॉटर हीटर है और मला पानी गर्म करायचं है, तो मैंने क्या किया, वाटर हीटर को सॉकेट में पिन डाल दी और हमारे सॉकेट में कौन सा सप्लाई होता है भाई? घर पे एसी होता है, ठीक है। मैंने पानी को गर्म किया, 10 लीटर पानी है फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट लगे पानी को गर्म करने के लिए। कितने मिनट? तो मैंने टाइम काउंट किया। अब मेरे पास थर्मोमीटर तो नहीं, तो मैंने क्या किया, दूसरे दिन चेक किया, लाइट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, 230 वोल्ट का जुगाड़ लगाया बैटरी से और मैंने उसी वाटर हीटर को डीसी पे लगाया। आई डू द सेम ऑब्जर्वेशन, वो सेम अमाउंट ऑफ पानी सेम टाइम में गर्म हो रहा है। सीखने को क्या मिले? इन द बोथ केसेस द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज रिमेन्स सेम एट दैट टाइम, द वैल्यू इज टू बी मेजर्ड कॉल्ड एज। अब पहले इसकी डेफिनेशन हिंदी में बताता हूं, फिर इंग्लिश में देखना। जब हम किसी रजिस्टर को एसी सप्लाई लगाते हैं, जब हम किसी रजिस्टर को एसी सप्लाई लगाते हैं, तब वो रजिस्टर सेम अमाउंट ऑफ हीट बनाएगा जब उसी रजिस्टर को क्या लगाएंगे? इस टाइम पे जो वैल्यू मेजर होती है कॉल्ड एज, एक ही बार बताऊंगा लास्ट टाइम, अब थोड़ा ध्यान देना। वेन एवर वी प्रोवाइड एन एसी सप्लाई टू द रजिस्टर, इट प्रोड्यूसेस अ सेम अमाउंट ऑफ हीट वेन एवर वी प्रोवाइड अ डीसी सप्लाई टू वेट डिफरेंट रजिस्टर या सेम रजिस्टर, द वैल्यू इज मेजर्ड कॉल्ड एज। रिवाइज करो एक बार। वेन एवर वी प्रोवाइड मतलब हम प्रोवाइड करें कौन सा सप्लाई? टू दी, इट प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ, वेन वी प्रोवाइड टू डिफरेंट या सेम। डेफिनेशन को साइड में रख दो अभी। अब थोड़ा पॉइंट पे आता है। आत्ताच सांगतो रे, याच्यावर न्यूमेरिकल पण येतो आणि थेरी क्वेश्चन पण येतो, पुन्हा म्हणू नका सांगितलं नाही म्हणून। सगळ्यात पहिले इतकं गोष्ट क्लिअर करतो की याला शो केलं जातं एक तर VRMS ने किंवा IRMS ने। फक्त लक्षात ठेवा RMS बेस मध्ये लिहिला जातो, हा या ना। फिर आप इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज VRMS चा फॉर्म्युला आहे पोरो Vm/√2, IRMS चा फॉर्म्युला आहे पोरो Im/√2। तुम्ही म्हणले सर फॉर्म्युला कुठून आला? प्रूफ करा। कधी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं तर ट्रिपल ई नावाचा सब्जेक्ट माझ्याकडे लावा, फीस आहे त्याची पण फुकट नाहीये, मग शिकवतो 1/√2 कुठून आला। समझ रहे हो? इतने में इतना ही मिलता है, ऐसा नहीं है, सिलेबस में नहीं है आपके। तो बताओ VRMS का फॉर्मूला क्या है? बोलो यार। Vm/RMS का फॉर्मूला। अब चलो मैंने फॉर्मूला तो रट्टा मार लिया, पर दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में। देखो कैसे, इमेजिन कर लो वोल्टेज दिया 200, तो ये √2 नीचे, पहले √2 है, उसकी वैल्यू होती है 1.414, पता है ना। अब इस 1.414 को ऊपर लेके जाना मतलब वो झंझट हो गया ना यार। मतलब कितने कैलकुलेशन के स्टेप बढ़े? 2। तो आप ट्रिक याद रखना, 1/√2 की शॉर्टकट वैल्यू होती है 0.707 इंटू Vm, 1/√2 की शॉर्टकट वैल्यू होती है 0.707 इंटू Im। अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं यूनिट इज वोल्ट, अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं देन यूनिट इज एम्पियर। तुम्ही कोणता पाठ करायचं, कोणताही पाठ करा, मला प्रॉब्लेम नाही, पण तुमच्या ठिकाणी मी असतो तुम्ही हा पाठ केला असता का? कारण मला माझा वेळ कुठे वाचवायचा है? कैलकुलेशन। अरे हाँ या ना, तो आराम से बताना है। RMS, व्हाट इज द फॉर्मूला VRMS? थोड़ा कॉन्फिडेंटली सांगा, व्हाट इज द फॉर्मूला VRMS? Vm/√2 IRMS। आता सांगतोय दोन्ही फॉर्मूले वेगळे आहेत, या दोन्ही फॉर्मूला एकत्र आणायचा प्रयत्न करू नका। आप बोलोगे कैसे? मैं बताता हूं। अगर उन्होंने पूरा न्यूमेरिकली वोल्टेज बेसिस पे दिया है, गो फॉर दिस। पूरा न्यूमेरिकल करंट बेसिस पे दिया है, दो गो फॉर दिस, हाँ या ना। MCQ में क्वेश्चन आता है CET में व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ RMS वैल्यू? तुम्ही का डोक्याचा वापर करत जाणे। तुम्ही असा स्टडी नका करू की फक्त जे बुक मध्ये दिसते तेच पाठ करायचं, थोड़ा स्किल भी यूज करो ना, जो 10 तक कमाई है आपने। द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ RMS वैल्यू इज 0.707। अंडरस्टैंड? हाँ या ना। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला VRMS? Vm/√2 IRMS, 1/√2 की शॉर्टकट वैल्यू 0.707। फिर आप बोलोगे गुट्टे सर सब ठीक है, क्या इसको हम वेवफॉर्म पे दिखा सकते हैं? 100%। ध्यान देना, रिपीट नहीं करूंगा। सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम ना, मैक्सिमम 1 है, इमेजिन करो। तो बताओ 0.7 किधर आएगा?
ये भी पढ़ाना पड़ेगा। 0.7 उसके ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो इमेजिन करो ये 0.7 आएगा, दिख रहा है ना, ये होता है आरएमएस वैल्यू। इसकी एक ट्रिक याद रखना, अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इधर ध्यान, और उसमें बोला गया कौन सी वैल्यू निकालो, अगर आपकी आरएमएस वैल्यू एम्पलीट्यूड से बड़ी आ गई, समझ लेना आपका न्यूमेरिकल कोलैप्स। कभी भी याद रखना उसके वैल्यू के 0.7 टाइम्स कौन सी वैल्यू होती है, तो वेवफॉर्म में आरएमएस वैल्यू एम्पलीट्यूड के ऊपर होती है नीचे होती है, छोड़ दो। अब इसका जो दूसरा भाई है, याद रखना आरएमएस के साथ एक डेफिनेशन को जानबूझ के जोड़ा जाता है, उस डेफिनेशन को मैं हैशटैग IM पे दे रहा हूं, कॉल्ड एज एनी गेस एवरेज वैल्यू। गुड आंसर, कौन सी व्हॅल्यू, एव्हरेज व्हॅल्यूला काही काय बुक मध्ये मीन व्हॅल्यू पण म्हटलेलं आहे। याचा पण फॉर्म्युला पाठ करायचा, डेफिनेशन एकदम सोपी आहे। एव्हरेजचं मीनिंग कळतं ना सगळ्यांना? एव्हरेज व्हॅल्यू इज डिफाइंड एज द एव्हरेज ऑफ ऑल इंस्टैंटेनियस वैल्यूज ऑन अ कंप्लीट साइकिल। नहीं समझा, इधर ध्यान दो। सपोज आई हैव वन फुल साइकिल, मैंने 3 इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऊपर मेजर की, 3 इंस्टैंटेनियस वैल्यू नीचे मेजर की। इमेजिन करून चला याची वैल्यू आहे +1 +2 आणि -2 आणि देखो डेफिनेशन कैसी बनी, द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टैंटेनियस वैल्यू along a complete cycle with respect to। अब मुझे दिक्कत आ रही है कि कंप्लीट साइकिल लेना या नहीं लेना है, मैं आपको बता देता हूं। बेटा किसी ने मुझसे पूछा गुट्टे सर इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो चलो मैंने निकाल ली। कैसे? सबकी पहले एडिशन कर दो, +1 +2 +3 -1 -2 -3, इतना तो समझता है ना। हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर? 6 प्लस 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 माइनस 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 गेट। तो क्या सीखने को मिला, एवरेज वैल्यू कितनी बनी? तो भाई अगर एवरेज वैल्यू 0 बनती है तो इसका मतलब डेफिनेशन गलत जा रही है। ये भी सीटी में पूछा गया है बहुत बार, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल? आंसर, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल? आंसर। याचं मीनिंग काय पोरो, की पूर्ण सायकलची एवरेज वैल्यू काढणं ही मूर्खपणा आहे, कारण पूर्ण सायकलची एवरेज वैल्यू निघत तरी तो दिक्कत आ गया। अब ऑप्शन क्या है मेरे पास? मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, एक तो प्लस का, नहीं तो आप मुझे बताएं हमारे घर में कभी वोल्टेज और करंट माइनस होते ऐसा कभी सुना है क्या? सो वी ऑलवेज टेक द एवरेज वैल्यू ओनली, दैट्स द आंसर। पॉजिटिव हाफ साइकिल, डेफिनेशन चेंज होगी। द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टैंटेनियस वैल्यू अलोंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली। रिपीट डेफिनेशन, रिपीट। एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ all instantaneous values along पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली। फिर आप बोलोगे इसको कैसे शो करना है? अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो डिनोटेड बाय VAV, करंट की बात करता हूं डिनोटेड बाय IAV। याद रखना है ये AV और RMS कभी भी बेस में लिखना है। इसका कोई फॉर्मूला है? यस, बोर्ड पे ध्यान दो। एक्सप्रेस्ड एज VAV का फॉर्मूला होता है 2/π × VM। V होगा तो V लेना है, और IAV का फॉर्मूला होता है 2/π × IM। अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, अगर आपको जानना है 2/π कहां पे लेना है तो बीटेक में जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है? तो 2/π क्यों आता है बता दूंगा। फिर आप बोलोगे सर 2/π कैलकुलेशन में तो दिक्कत आएगी, ऊपर 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.142 को ऊपर कौन लेते जाते बैठेगा, तो इसकी भी एक शॉर्टकट वैल्यू है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो द आंसर शुड बी 0.637 × VM। आंसर शुड बी 0.637 × M। बॉयज कन्वर्जन फैक्टर कितना है एवरेज वैल्यू का? 0.637। कौन बताएगा ये वेवफॉर्म में कहां पे दिखेगी? क्या ये भी बताना पड़ेगा? ये वेवफॉर्म में किधर दिखेगी, कौन बताएगा? ये हमें वेवफॉर्म में दिखेगी कहां पे? 0.7 के ऊपर है, 0.7 के नीचे। अगर ये 0.7 होता है बच्चों तो 0.6 नजदीक होगा ना, तो ये लिखा 0.6 और इसको नाम दे दिया मैंने एवरेज वैल्यू। तो आप मुझे बताएं न्यूमेरिकल्स में सबसे छोटी वैल्यू किसकी होती है? आराम से, सबसे छोटी वैल्यू, थोड़ी बड़ी और सबसे बड़ी। याद रखना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा किसी भी MCQ का टाइम कंजम्पशन कम करने के लिए। वेट एंड वॉच बोर्ड पे ध्यान देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VRMS? कौन सा भी बताओ। 0.707 × VM, नहीं तो VM/√2। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला? VAV 2/π × VM, नहीं तो 37। 0.6 लिया तो भी चलेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड है, लीव इट।
वोल्टेज होगा तो वोल्टेज लो, करंट होगा तो करंट। ये हो गया आपके 8 डेफिनेशन, हाँ या ना। अब मैं उतर रहा हूं लास्ट 2 डेफिनेशन्स में। बोर्ड पे ध्यान देना आहे, जी 9वी डेफिनेशन आहे पूर्ण IMP देत नाही हा, फक्त व्हॅल्यू पार्ट करा, बाकी काहीच करू नका। कोणता फैक्टर? फॉर्म फैक्टर को k टू द बेस f से शो किया जाता है। f का मतलब फॉर्म, k का मतलब फैक्टर। फिजिक्स में फैक्टर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। फिजिक्स में फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिसको एक न्यूमरेटर होता है और एक, अब इसकी डेफिनेशन के से याद रखना, आपको पता है। आता मी जेव्हा तुम्हाला 8 डेफिनेशन शिकवल्या, तुम्ही मला सांगा या 8 डेफिनेशन पैकी कुठल्या 2 डेफिनेशन महत्वाच्या होत्या? 6th आणि 7th, सॉरी 8 ना 7th आणि 8 ना, ही 9वी आहे ना, हां तेच म्हणलं। कुठल्या 2 डेफिनेशन महत्वाचे आहेत? RMS व्हॅल्यू आणि ॲव्हरेज। रिपीट, RMS आणि ॲव्हरेज। टेक अ रेशो, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, जल्दी, RMS वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू। कुछ अलग से याद रखने की जरूरत है। RMS इज नथिंग बट VRMS, एवरेज इज नथिंग बट VAV। चलो भाई, फिर आप बोलोगे गुट्टे सर आपने वोल्टेज डाला, करंट क्यों नहीं डाला? जो डालना है डालो, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ VRMS? 0.707 इंटू VM, हाँ या ना। व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ VAV? 0.637 इंटू VM गेट, मैथ है, इसको सॉल्व करो, आंसर इज 1.11। शॉर्टकट है, याद रखना है, ये कभी नहीं बदलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है और एक्सपायरी डेट क्या है, ये मैटर नहीं करते इस वैल्यू को। ये वैल्यू तभी से कांस्टेंट थी, अभी भी कांस्टेंट है, आप रहो न रहो फिर भी कांस्टेंट रहेगी। अगर किसी न्यूमेरिकल में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछी, आंख बंद करके 1.11 पे टिक करके चले जाना, ये वैल्यू कभी नहीं बदलती। कुछ घुसरा के दिमाग में तो बताओ, फॉर्म फैक्टर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? विच इज रिमेन्स, कभी नहीं बदलेगी, 100%। इट इज द रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज। अब आपने एक वैल्यू रट्टा मार ली ना, तो ये लास्ट वैल्यू भी उसके साथ रट्टा मार लो। लास्ट डेफिनेशन है, इसका नाम है पीक फैक्टर। भाई कौन सा फैक्टर? पीक फैक्टर का और एक नाम है क्रिस्ट फैक्टर। अगर मैं पीक फैक्टर की बात करूंगा डिनोटेड बाय KP, क्रिस्ट फैक्टर बात करूंगा डिनोटेड बाय KC। फिर आप बोलोगे सर गुट्टे सर KP और KC का कोई फार्मूला है? फार्मूला तो है, जो आपके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको तो वैल्यू रट्टा मारनी है। फिर भी बता रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन सी वैल्यू पढ़ाई थी? एम्पलीट्यूड ना। एम्पलीट्यूड का दूसरा नाम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू को RMS वैल्यू से डिवाइड करो। सीखने को क्या मिला? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है VM, RMS वैल्यू का मतलब होता है VRMS। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब VM, VRMS का फॉर्मूला था VM/√2 ना। VM गेट, √2 गया ऊपर, कुछ पता चला? व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ KP और KC? कितना? √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। मैं वंस अगेन आई विल डू द सेम सेंटेंस, आप रहो ना रहो, ये 2 वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। आंख बंद करके लिख सकते हो, समझा? तो आप आराम से बताना है। हे थोडं मी फास्ट शिकवलेलं आहे, कारण तुम्हाला ऑलरेडी बघायला सांगितलं होतं। बॉडी लँग्वेजून मला असं वाटतं फक्त 2-3 व्हिडिओज बघितलेले आहेत, बाकीचे असेच ब्लँक आहेत। असं नका करू, ते व्हिडिओ बघा। आता मी काय सांगतो, जरा आरामात लक्ष द्या, इकडे गडबड नका करू। मुझे ये तो पता है कि आप 10 के 10 डेफिनेशन ऑर्डर के हिसाब से याद नहीं रख सकते। याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं, पर हमें मेहनत ही नहीं करनी ना। क्यों करनी भाई मेहनत? ये टेंडेंसी छोड़ दो कि जो बुक में लिख के दिया वही पढ़ेंगे। अगर किसी ने पूछा फ्रीक्वेंसी 50 क्यों है, तो कभी खुद को भी क्वेश्चन पूछो। इतने दिन से वेव फॉर्म बोलते जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं पूछा वेव फॉर्म दिखती किधर है सर। किसी भी चीज को अगर पढ़ना किधर, ऐसा लैपटॉप फेंक के मारूंगा ना, लॅपटॉप के साथ बाहेर जाओगे इधर, तो पूछना चाहिए। इकडे बघा रे, मी जसं 12th ला होतो 2008ला, मी तुमच्यासारखाच होतो, पण मला वाटते त्यावेळेस थोडा अजून ऍक्टिव्ह असतो, तिथे येऊन थांबायची गरज पडली नाही। अरे 2008 म्हणजे समजून घ्या आता 2008। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एप्लीकेशन वाइज स्टडी करो। आप केमिस्ट्री मत करो, बायो मत करो, मैथ मत करो, उस एप्लीकेशंस क्या पढ़ोगे आप? अगर आपको बायो में किसी बोन को पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी को तोड़ के बोन देखना है। पर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। मैंने 10 डेफिनेशन पढ़े, बंदे को पता है नहीं 10 डेफिनेशन कहां से बने, क्या मतलब बनता है, तो थोड़ा एप्लीकेशन पूछते चलो। अगर मैंने आपको RLC सर्किट भी पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए इसका यूज कहां पे होता है। बताओ RLC का यूज कहां पे होता है? कहां पे? लोड कहां पे? डिवाइस का नाम बताओ। अरे RLC, अगर इसका आंसर ये मिलना चाहिए कि गुट्टे सर RLC हर जगह यूज होता है। ये तो एनालॉग वॉच है, पर अगर यही डिजिटल वॉच होती, इसमें RLC है,
इसमें RLC है, शायद पेन में भी हो सकता है, मोबाइल में, लैपटॉप में। कुछ समझ रहे हो ना? एप्लीकेशन याद रखो, तब कुछ तो लिख पाओगे पेपर में। अगर एप्लीकेशन ही पता नहीं तो क्या खाक लिख पाओगे? अंडरस्टैंड? तो आप आराम से बताना है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो बदलेगी नहीं। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज? ओमेगा का फार्मूला 2 पाई। स्टैंडर्ड ओमेगा 314.15। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो टाइम पीरियड कितना है? ओपन कैलकुलेशन करो हवा में। टी का फॉर्मूला एफ या 1/f, 1 या 1/50। आंसर इज 0.02 सेकंड। बोलो 0.02 सेकंड। व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम। कितना एम्पलीट्यूड? प्लस एंड छोड़ दो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला V? वो गाने वाला V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। I am sin ओमेगा टी। लीव इट। व्हाट इज द फॉर्मूला? VRMS। Vm by √2 IRMS। Im by √2 कन्वर्जन फैक्टर 0.707। एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल की कितनी होती है? 0। द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज, सो वी ऑलवेज टेकन द एवरेज वैल्यू ऑफ विच साइकिल? पॉजिटिव हाफ साइकिल। व्हाट इज द फॉर्मूला? VAB। पिछले स्लाइड में था 2/π इंटू VM IAV। 2/π इंटू IM। एवरेज वैल्यू का कन्वर्जन फैक्टर 0.637। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर? पीक और क्रिस्ट फैक्टर √1.414। याद नाही रहा, छोड़ दो। √2 तो याद कर सकते हो। या आहे तुमच्या इसी फंडामेंटलच्या 10 डेफिनेशन्स। इज दॅट क्लिअर? येस और नो? आठवा बरं तुम्हाला मी आतापर्यंत 1 तास बीट शिकवलं काय ज्याच्यात फॉर्मूला लिहिलेला नाहीये। याद करो थोड़ा, एक भी नहीं था। मैंने जब बोर्ड के ऊपर बीट लिखा ना बच्चों, मैंने उसके साथ उसका फॉर्मूला लिखा। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सीरियसली लो इस चैप्टर को, तभी ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अंडरस्टँड? रेजिस्टन्सच्या मोठ्या भावाचं नाव, रिॲक्टन्सला किती जुळे मुलं? पहिल्या मुलाचं नाव, दुसऱ्या मुलाचं नाव, एक्सेलचा फॉर्म्युला, XCचा सबका बाप, स्टँडर्ड फॉर्म्युला, अंडररूट मध्ये R चा प्लस X चा। कैन यू राइट दिस फॉर्मूला ऑफ Z फॉर RL, RC, RLC? RLC में डायरेक्ट लिखा जा सकता है। क्या ढूंढना पड़ेगा? कितने कंडीशन? नंबर 1 एक्सेल बड़ा, नंबर 2 बोथ आर कॉल्ड एज विच कंडीशन? बाप इज इक्वल टू बेटा, विच कंडीशन? कौन से कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनता? रेजोनेंस में फेज एंगल कितना होता है? पावर फैक्टर कितना होता है? कुछ समझ रहा है क्या? कसा आहे एखादा फॅकल्टी जेव्हा इकडे इकडे इकडे, अरे मी शिकवतो आणि तुम्हाला आळस येत आहे। कुठला पण फॅकल्टी टीच करताना जेव्हा आई कॉन्टॅक्ट करतो ना, तेव्हा त्याला समजून जातं की या पोरांना खरंच रिव्हिजन केलेलं आहे का नाही। तुमच्या बॅचमध्ये आहेत 2-3 कॅन्डिडेट जे रिवाइज करून येतात। रिव्हिजन केलेला पोरगा शांत नाही बसत। मी प्रश्न विचारला ना, त्याचे लिप्स बडबड करायला लागतात। याचं मिनिंग असं नाही की उद्यापासून उगाच असं असं करत राहायचं चिमण्यांसारखं। समझते का? ये बॉडी लैंग्वेज जज करने आती है, जैसे हम गेस्चर कहते हैं। दिखता है फैकल्टी को, दिखता है, किसी को दिखता नहीं, तो मुझे तो दिख जाता है। तो उससे मुझे क्लिक होता है की बंदे ने रिवाइज किया, बंदा ट्राय कर रहा है। मी तुम्हाला काय बोललो, तुमची जी सध्या अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी थोडी चेंज करून बघा, रिवाइज करून क्लासमध्ये येऊन बसत चला, तुम्हाला एक पॉझिटिव्ह कॉन्फिडन्स येईल। माझा प्रयत्न बोर्डवर हा असतो की मी याला असं टीच करू की घरी जाऊन वाचायची गरज पडली नहीं। जैसे कि मैं भी कभी स्टूडेंट था तो मैं सोचता, अगर मुझे किसी बंदे का समझ में नहीं आ रहा तो मैं खुद को ऐसे कन्विंस करता था, इट शुड बी ओके, घर पे जाके पढ़ लेंगे। ऐसा होता होगा बहुत बार मेरे क्लास में या किसी और के क्लास में। तो मुझे तो और एक बेनिफिट था, जुड़वा भाई था, वो मेरे से ब्रिलियंट था। तो मैं जो कुछ समझता नहीं तो मैं 1 घंटा ऐसे निकाल देता, घर पे जाके वो मुझे पढ़ा। पर आपको जुड़वा भाई है ही नहीं। अब आप पेरेंट को ये भी नहीं, फोर्स भी नहीं कर सकते अभी आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो तो पकड़ पकड़ के मारेंगे आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आप क्लास में हो तो इधर 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 क्लासमध्ये असताना 100% अटेन्शन द्यायचं काम तुमचं आहे। किती समजणं किती न समजणं हे देवावर सोडून द्या तुम्ही, पण लक्ष बोर्डवर द्या। आपकी कैपेबिलिटी कम है तो कम समझ रहे हैं, ज्यादा है तो ज्यादा समझ रहा है। बोर मीठा कॉम्प्लेन पीने से कोई एनर्जी बूस्ट नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो कहने का इंटेंशन है बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दो। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं किसकी ग्रास्पिंग पावर तगड़ी है। बताओ इस 10 डेफिनेशन का ऑर्डर क्या थे। नंबर 1 याद करके बताना है।
वेवफॉर्म. बताओ वेवफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी आपने मराठी में. आणि कधी पण डेफिनेशन तुम्ही तुमच्या मदर टंग लँग्वेज मध्ये पाठ करा, देन त्याला इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करा. कळतंय का? तुम्हाला काय वाटतं मी काय रट्टा मारून येतो का? बिलकुल नाही. हे ट्रिक करून पाठ केलेल्या गोष्टी आहेत सर्व. वेवफॉर्म म्हणजे ग्रुप ऑफ एंड अलोंग विथ रेस्पेक्ट टू, छोड़ दो. एक वेवफॉर्म बनने के लिए कितना एंगल? 0 to 2 पाई, छोड़ दो. सेकंड डेफिनेशन क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डब्ल्यू या ओमेगा का फार्मूला यूनिट रेडियन पर सेकंड. तीसरी डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी. एफ का फॉर्मूला टी या 1/t. नंबर 4 टाइम पीरियड. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट. टाइम पीरियड मेरे आवाज में भी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कभी स्पीड पकड़ लेता हूं. जो नया बच्चा होता है वो शायद जल्दी जज नहीं कर पाता, बट जब को बैठता है तब उसको समझने लगता है. जैसे कि जब मैं नया नया पढ़ाता था प्राइवेट कोचिंग में ना, तो बच्चों के पेरेंट्स से एक ही फीडबैक आता था, सर आप थोड़ा स्लो पढ़ा, सर आप थोड़ा स्लो पढ़ा. फिर वो कैसा है, थोड़ा 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 करके स्पीड कम होगी. अभी भी उतनी भी कम नहीं हुई है, पर ठीक है चलता है वो. तो ये टाइम पीरियड की बात है. तो मेरा टाइम पीरियड ज्यादा है कम है बोलने का? गलत आंसर मत देना. मेरे आवाज का मैं जो फास्ट बोलता हूं इसका मतलब टाइम पीरियड ज्यादा है या कम है? कम है. टाइम पीरियड ज्यादा किसका था? ऐसे बंदों का जो बहुत स्लो बात कर. जिसका एक बिग एग्जांपल है अटल बिहारी वाजपेयी. कभी नाम सुना होगा ना? वो जब स्पीच देते थे ना, उनके स्पीच में ठहराव होता था. वो पॉज दे दे के स्पीच देते थे. जो बंदा फास्ट बात करता है उसका टाइम पीरियड कम है, स्लो बात करता है उसका टाइम पीरियड ज्यादा है. टी का फॉर्मूला एफ है 1/f. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम पीरियड ऑफ जनरेटर? 0.02. नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू. जो वैल्यू किसी भी टाइम पे मेजर की जाती है अलोंग साइकिल विथ रेस्पेक्ट टू. वी का फॉर्मूला Vm साइन ओमेगा टी. आई का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी. नेक्स्ट एम्पलीट्यूड का मतलब मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम. नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू. कन्वर्जन फैक्टर 0.707. नेक्स्ट एवरेज वैल्यू. कन्वर्जन फैक्टर एवरेज वैल्यू फुल साइकिल इज लास्ट 2 फैक्टर. पीक एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर यूजिंग योर 6 सेंस. और जब हम पढ़ाई को बैठते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं होती. पूरे घर की लाइट ऑन होती है, पर्दा हिल रहा है ऐसे, इधर बुक रखा है, इधर मोबाइल रखा है, मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मम्मी का मोबाइल बज रहा है, पापा का मोबाइल बज रहा है. तो डिस्ट्रैक्शंस कम करो. अगर रात में बैठते हो तो स्टडी लैम्प मिलता है, पता है ना? कभी फॉरेन में अब जाके देखना है, कभी मूवीज देखना. फॉर एग्जाम्पल आपको उनके घर में वो टेबल लैंप दिखता है. टेबल लैंप चाहिए. रात में पढ़ाई करते हो, टेबल लैंप पे पढ़ाई करके देखो आप में कितने चेंजेस आएंगे. टेबल लैंप पढ़ाई करना है मतलब सिर्फ नोटबुक पे हायलाइट होना चाहिए वो, और मोबाईल से थोडं दूर ही रहो. अंडरस्टँड? थोडं जर तुम्हाला वाटत असेल की यार काय काय मुलं म्हणतात बघा की सर मेहनत तर खूप करता पण आउटपुट नहीं मिळत, सो चेंज योर स्ट्रैटेजी. अगर मुझे भी कुछ पढ़ना होगा नीचे कैबिन में बैठ के या घर पे बैठ के, तो मैं बातें करते रहता हूं. लगे तो मैडम से कभी अब्सेंटी में पूछ के देखना कि सर पढ़ाई कैसे करते हैं, तो मैडम आपको एक ही चीज बताएगी, सर आधा ही घंटा बैठते हैं पर फुल कॉन्सन्ट्रेशन देके बैठते हैं, डिस्टर्ब नहीं चाहिए होता है. मी त्या कॅटेगरी स्टुडंटच्या कॅटेगरीमध्ये मोडायचो जे एका महिन्यात रँक काढायचे. 6 महीने का सेमेस्टर होता, हा या ना. 1 महीना घूम फिरने में चले गए, 1 महीना सबमिशन में चला गया, 1 महीना पेपर में चले गए. बच्चे कितने महीने? 3 महीने. बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे. मैं उन कैटेगरी में नहीं आता था. मैं कॉलेज में नहीं करता था. अटेंडेंस ऐसे 70% लाता था फैकल्टीज के काम करके. उनको कोई भी काम करता था, पानी, अरे अंकुश पानी भर के ला बॉटल में, आता हूं सर लेके. और मैं 1 महीना सिर्फ पीएल में पढ़ाई करके रैंक लाता था. कुछ भी करके मेरा रैंक बीटेक में पहले 6 कैंडिडेट्स में रहता ही था. तो बच्चों को ना मेरे बैच के भरोसा हो गया था कि ये ना 2 टाइप के पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है. ये जब हमारे साथ वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलता था इसका मतलब ये फेल होगा, पर जब यहाँ के पेपर में जाके बैठता ना तो इसकी पर्सनैलिटी बदलती है. उन्होंने ना मुझे 8 सेमेस्टर कभी रिजल्ट पूछा ही नहीं. क्यों? उनको क्लिक हो गया था. मैं कितना भी झूठ बोलूं बाहर जाके, यार बहुत गंदा पेपर था, चल निकल बोलते थे मुझे. क्यों? उसको पता था कैसे भी करके रैंक मारेगा. तो आप देखो आपको किस कैटेगरी में जाना है. पहिलेच आपली बुद्धी कमी माहिती आहे ना, त्याच्यामुळे तुम्हाला एकच ऑप्शन आहे. कोणता? डेली रिवाइज करत चला. इज दॅट क्लिअर? समजल्या का 10 डेफिनेशन? वाटलं नव्हतं एवढा वेळ लागेल, पण ठीक आहे. पाठ झाल्या का? नक्की. फोटो काढायची काही गरज आहे?